चलिए शुरू करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन। तो पूरे चैप्टर में आपने 3 टॉपिक सीखे। पहला टॉपिक था थर्मल एक्सपांशन का, दूसरा टॉपिक था हीट ट्रांसफर का और कैलोरीमेट्री, और तीसरा लास्ट टॉपिक था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, चलिए पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। लेट्स सी पहला एग्जाम्पल किस टॉपिक के बेस्ड है। तो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, चलो क्या कहते हैं एग्जाम्पल देखिए। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन डेल्टा ए बाई ए वर्सेस टी, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन of a rectangular sheet of a solid is twice its linear expansion alpha L. तो you have to prove that कि जो coefficient of surface expansion है और coefficient of area expansion है, that is double than coefficient of linear expansion. तो we will take a rectangular sheet like this. Let's say this sheet has an area, length A and width B. So the area of the sheet is, let's say area of the sheet at temperature T. Area of the sheet at temperature T is equal to A into B. कितना एरिया होगा इस शीट का? A into B. Right? Okay, let's write it like this. At temperature T, A equal to A into B. अब हमने इसको गर्म किया। जब आप किसी भी मेटल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो तो उसका डायमेंशन बढ़ते हैं। राइट? तो गर्म करने से इसका लेंथ भी बढ़ेगा और गर्म करने से इसका विड्थ भी बढ़ेगा। लेट्स से लेंथ इतना इंक्रीज हुआ डेल्टा ए जितना, और विड्थ इतना इंक्रीज हुआ लेट्स से डेल्टा बी जितना। तो अब टोटल शीट का एरिया कितना हो जाएगा? लेट्स सी इतना हो जाएगा। तो दिस इज टोटल इंक्रीज इन एरिया। इतना टोटल एरिया इंक्रीज हुआ है शीट का। यस और नो? ओके, लेट्स डिवाइड दिस एरिया इन 3 पार्ट। लेट्स कॉल इट A1, A2 एंड A3. So we write here, let's say if temperature is increased by, if temperature is increased by delta T, let's say length A is increased by, length A is increased by delta A and width B is increased by, with B is increased by let's say delta B. तो हम यहां पे लिखेंगे hence the total area at temperature del T plus delta T. total area at temperature T plus delta T. तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो फाइनल एरिया लेट्स राइट A डैश, इट इज इक्वल टू एक साइड कितना हो चुका है? A प्लस डेल्टा है। एक साइड कितना हो चुका है? A प्लस डेल्टा है। दूसरा साइड क्या हो चुका है? B प्लस डेल्टा बी। एक साइड हो चुका है A प्लस डेल्टा है, दूसरा साइड हो चुका है B प्लस डेल्टा बी। राइट? टोटल एरिया इंक्रीज कितना हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3, इतना एरिया इंक्रीज हुआ है आपका। ओके, सो राइट हियर therefore the total increase in area, total increase in area डेल्टा ए। ध्यान से देखो आप फिगर में, टोटल एरिया A1, A2 और A3, इतना एरिया आपका टोटल बड़ा है। A1 प्लस A2 प्लस A3, दिस इज द टोटल रेज इन एरिया। ओके, व्हाट इज A1? A इंटू डेल्टा बी। A1 क्या होगा? A इंटू डेल्टा बी। सो A1 इज इक्वल टू A इंटू डेल्टा बी। A2 क्या होगा? B इंटू डेल्टा ए। A2 इज इक्वल टू B इंटू डेल्टा ए। What is A3? Delta A into delta B. Now delta A and delta B both are very small. तो जब दोनों छोटी छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको आप इग्नोर कर दोगे। So we are going to ignore this term delta A into delta B. हम इससे क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये बहुत छोटा क्वांटिटी होगा। So we are going to ignore it. So raise in area is obtained which is equal to A plus delta A plus B plus B into delta B. ओके, लेट्स डिवाइड ऑन बोथ द साइड विथ एरिया ए। दोनों तरफ एरिया ऐसे डिवाइड करो। व्हाट विल गेट? डिवाइडिंग विथ एरिया ए ऑन बोथ साइड्स। व्हाई एम आई डिवाइडिंग? व्हाट डू आई वांट टू फाइंड? डेल्टा ए बाई ए। तो एरिया से डिवाइड करो। चलो डेल्टा ए बाई ए
यहां पे a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाई एरिया ए. व्हाट वाज द एरिया इनिशियली? a इंटू बी. व्हाट वाज द एरिया इनिशियली? a इंटू बी. सेपरेट द डिनोमिनेटर. सेपरेट करोगे इधर से a कटेगा. व्हाट विल बी लेफ्ट? डेल्टा बी बाई बी. यहां से b भी कटेगा. व्हाट इज लेफ्ट? डेल्टा ए बाई ए. अंडरस्टूड? नाउ so you can write here delta a by a is equal to, now this small a is the length in increase in length, b is also equal to increase in length कह लो या width कह लो. तो ये दोनों लीनियर एक्सपेंशन है, ये भी लीनियर एक्सपेंशन है, ये भी लीनियर एक्सपेंशन है. तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है भाई? लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी. और डेल्टा ए बाई ए भी लेंथ में इंक्रीज है, उसको भी क्या लिखेंगे हम? अल्फा एल इंटू डेल्टा टी. तो हम दोनों को क्या लिखेंगे? अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी. क्योंकि दोनों कौन सा इंक्रीज हो रहे हैं? लीनियर इंक्रीज हो रहे हैं. एंड डेल्टा ए बाई ए को हम क्या लिखेंगे? सरफेस कोएफिशिएंट इंटू डेल्टा टी. ये वो एरिया का इंक्रीज है. यहां पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स अल्फा एल इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज कैंसिल. तो देख लो, आपको जो चाहिए था वो मिल गया. कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. हमने थियरी में प्रूव किया था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये हमने थियरी में प्रूव किया था. और न्यूमेरिकल में हमने प्रूव किया कि कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन इज डबल देन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. सिंपल सा करना है आपको. रेक्टेंगुलर शीट लेना है ए बी साइड का. इनिशियल एरिया इज ए इंटू बी. गर्म करने से ए में इंक्रीज हुआ डेल्टा ए, बी में इंक्रीज हुआ डेल्टा बी. तो टोटल कितना एरिया बढ़ा? A1, A2, A3. A1 क्या होगा? A डेल्टा बी. A2 क्या होगा? B डेल्टा. A3 क्या होगा? डेल्टा इंटू डेल्टा बी. ये डेल्टा A इंटू डेल्टा बी बहुत छोटा होगा, उसको इग्नोर कर देना है हमें. बाकी बच्चा ये टर्म दोनों को एरिया से डिवाइड कर दो. यहाँ एरिया डाल दो A इंटू बी. यहाँ पे A उड़ेगा डेल्टा बी बाई बी, बी बी उड़ेगा डेल्टा ए बाई ए. ये भी लीनियर एक्सपेंशन है, ये भी लीनियर एक्सपेंशन है. दोनों की जगह डाल देंगे अल्फा एल डेल्टा टी. अल्फा एल डेल्टा टी 2 बार हो गया. अल्फा एल डेल्टा टी. डेल्टा ए बाई ए सरफेस एक्सपेंशन है, ए एस इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी जैसे ही कट करोगे आपको रिलेशन मिल गया जो आपको चाहिए. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सवाल पूछा गया है कि ब्लैकस्मिथ जब लकड़ी के ऊपर आयरन की रिंग चिपकाता है, ये घोड़ा गाड़ी में होता है. जब घोड़ा गाड़ी अगर आप देखोगे ना, या बुलॉक कार्ट अगर आप देखोगे ना, बुलॉक कार्ट में तो नहीं होता, घोड़ा गाड़ी में होता है ये जनरली. सो लकड़ी का व्हील होता है और उस लकड़ी के व्हील के रिम के ऊपर मेटल की पूरी रिंग होती है. ऐसे लकड़ी होगी, ये लकड़ी का व्हील है और उसके ऊपर ऐसे मेटल का रिम चिपकाना होता है, लगाना होता है ऊपर. और इनिशियली ये रिम का रेडियस इस रिंग के रेडियस से कम होता है. ये किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है. आयरन रिंग है ये. और ये है वुडन व्हील. इसको इसके ऊपर फिट करना है. एंड इनिशियली इसका रेडियस इससे कम होता है. इसका रेडियस कम है तो क्या ये ऊपर बैठेगा यहां पे? नहीं ना. तो क्या करा जाता है? इसको गर्म किया जाता है. जब ये गर्म होगा तो एक्सपांड होगा. जब ये गर्म होगा तो एक्सपांड होगा. जैसे ही एक्सपांड होगा गर्मा गर्म इसके ऊपर लगा दो और फिर ठंडा करो. ठंडा करोगे तो वापस क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, फिट हो जाएगा इसके ऊपर अपने आप. यू अंडरस्टैंड दिस? ये मेटल के रिंग को गर्म करके एक्सपांड किया जाता है और फिर इसके ऊपर लगा दिया जाता है. अपने आप जब ये ठंडा पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होकर फिट हो जाएगा. तो यही आपका क्वेश्चन है. देखते जाओ क्वेश्चन में क्या क्या डेटा आपको पूछा गया है. Okay, a blacksmith fixes iron ring on rim on a rim of the wooden wheel of a horse cart. Diameter of the rim and the iron ring. Rim का diameter है 5.243 मीटर और ये ring का diameter है 5.231 मीटर. So diameter of the wheel is 2.35 it is 5.243 मीटर एंड डायामीटर ऑफ द रिंग आपको दिया हुआ है 5.231. देखो ये छोटा है साइज में, ये 243 है, 231 है, ये छोटा है साइज में. राइट. एंड इट इज अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियली. तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड? रिंग को कितना गर्म किया जाए ताकि इट फिट ऑन द रिम ऑफ द व्हील.
Okay, so let's say if the ring is heated, till temperature become capital T, तो हम सिंपल सा यहां पे एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लीनियर एक्सपांशन, क्योंकि रिंग की लेंथ बढ़ेगी। तो लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या कहता है? डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। सिंपल फॉर्मूला एक्सपांशन का। चलो डेल्टा एल, तो आपको इसका फाइनल लेंथ कितना करना है? इसके जितना करना पड़ेगा, तभी जाके इसके ऊपर फिट होगा, राइट। तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ व्हील, इनिशियल इज लेंथ ऑफ रिंग, डिवाइड बाय इनिशियल इज लेंथ ऑफ रिंग, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो रिंग का ओरिजिनल लेंथ एल रिंग, और उसको बढ़ा करके कितना करना है आपको? व्हील जितना करना है। तो चेंज इन लेंथ इज व्हील माइनस रिंग, इनिशियल लेंथ इज रिंग, शुड बी इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी में लिख दो टी माइनस टी आई, फाइनल माइनस इनिशियल टी आई आपके पास है 27 डिग्री सेल्सियस। चलो रिंग कैसा है? सर्कल है, सर्कल का लेंथ क्या लिखेंगे? 2 पाई आर ऑफ व्हील, 2 पाई आर ऑफ रिंग डिवाइड बाई 2 पाई आर ऑफ रिंग, should be equal to alpha L T minus Ti। देखो 2 पाई विल बी कॉमन एंड कैंसिल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेडियस ऑफ व्हील दिया है आपको 5.243, डाया रेडियस दोनों चलेगा। लो डायामीटर है, रुको एक मिनट, तुम बोलोगे सर गलत हो रहा है, ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, डायामीटर लो 2 टाइम्स बस, हो गया डायामीटर 2 इंटू रेडियस, हो गया, राइट। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, मैंने पाई पाई उड़ाया, आपको कट ही करना है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है, कीप दिस 2 एज इट इज। क्या था ये? 2 पाई, मैंने पाई पाई उड़ा था और मैंने 2r का वैल्यू डाल दिया, बस खुश। चलो रिंग का कितना है? 5.231 डिवाइड बाई 5.231। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन फॉर आयरन रिंग? क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखो टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन में दिया होगा, देखो तो अल्फा एल फॉर आयरन रिंग कितना है? इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। आयरन के लिए अल्फा एल देखो कितना वैल्यू, चेक करो फटाफट, सॉल्यूशन में देखो दिया होगा 1.20 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। केल्विन है सेल्सियस है, फर्क नहीं पड़ता यहां पे। ओके केल्विन इनवर्स, चलो केल्विन इनवर्स ध्यान यहाँ पे। So put the value here, what value do we have? 1.20 into 10⁻⁻5, T minus initial temperature is 27। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये वैल्यू बताओ, ये कितना हो जाएगा आपका? 0.21 है, 0.0 इसको डिवाइड करके आंसर बताओ। 0.0022 के बाद 9, नीचे 1.2 डिवाइड करो, 10⁻⁻5 को ऊपर लेके 10⁻+5 कर दो, ये ऊपर आएगा 10⁻5, दिस विल बिकम 229 डिवाइड बाय 1.2, 10⁻5 मल्टीप्लाई करो, बट 10⁻5 मल्टीप्लाई करो ना, 190.8 चलेगा। 27 प्लस करो, 217.8 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे आयरन रिंग को गर्म किया जाएगा, तब जाके वो उस रिंग के ऊपर फिट हो जाएगा। नो क्या जा रहा है, रुक। तो इतने टेम्परेचर पे आयरन रिंग को गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो इसके ऊपर बैठ जाएगा। अंडरस्टूड? अगला सवाल, चलो क्वेश्चन क्या पूछा गया? टॉपिक चेंज हो रहा है, यहां पे कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अ स्फीयर ऑफ 0.47 kg एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम का एक स्फीयर है. इट इज प्लेस फॉर सफिशियंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्फीयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो यू हैव एल्यूमिनियम स्फीयर. इस एल्यूमिनियम स्फीयर का मास दिया हुआ है. इट इज 0.047 kg. और ये कितने इनिशियल टेम्परेचर पे था वो आपको दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस. चलो करना क्या है. इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर विच कंटेन 0.25 kg वाटर. तो इस गर्मा गर्म स्फीयर को डाल देना है कैलोरीमीटर में जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. राइट. सो व्हाट डू वी हैव. वी हैव अ कॉपर कैलोरीमीटर. वी हैव कॉपर कैलोरीमीटर. राइट. कॉपर कैलोरीमीटर का मास कितना है. कॉपर कैलोरीमीटर का मास आपको दिया हुआ है 0.14 kg. और दूसरा क्या है हमारे पास वाटर है. कितना वाटर दिया है 0.25 kg. ओके. चलो व्हाट इज द मास ऑफ वाटर. मैंने अंदर ही डाल दिया मास ऑफ वाटर. बाहर लिखते ना. चलो वी हैव वाटर and we have the mass of water which is 0.25 kg. What else do we have. Temperature दिया initial. Okay, there is initial temperature of 20 डिग्री. तो स्टार्टिंग में कॉपर का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और उसके अंदर जो पानी भरा है उस पानी का भी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. 20 क्या कर रहे हो. 20 है. 20 है. चलो. The temperature of the water rises and attain a steady state of 23. ऑब्वियसली आपने गर्मा गर्म एल्यूमिनियम स्फीयर को पानी में डाला है तो पानी थोड़ा गर्म होगा. और पानी कितना गर्म हुआ 20 से 23 हो गया. तो आपको बताना है व्हाट इज दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बताना है आपको. राइट. यहां पे इनका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 20 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया 23 डिग्री सेल्सियस. और इसका भी फाइनल टेम्परेचर 20 से कितना हो गया 23 डिग्री सेल्सियस. Will you please tell me what is the final temperature of aluminium sphere? 23 डिग्री सेल्सियस. क्यों. क्योंकि हीट ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक सबका टेम्परेचर क्या ना हो जाए सेम ना हो जाए. तो फाइनली सबका टेम्परेचर सेम है. तो यहां पे हम सिंपल सा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल यूज करेंगे. भाई क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सेज दैट हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम स्फीयर. यहां पे हॉट बॉडी कौन है एल्यूमिनियम. इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर भी हीट ले रहा है और साथ में कौन हीट ले रहा है वाटर. सो इट इज हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर प्लस वाटर. गर्म बॉडी हीट छोड़ेगा ठंडा बॉडी वो हीट को लेगा. अब यहां पे हर जगह पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है देखो. तो हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एम एस डेल्टा टी बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना. तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एम एस डेल्टा टी फॉर कॉपर सॉरी एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल टू कहां जा रहा है वो हीट एम एस डेल्टा टी फॉर कॉपर और कहां जा रहा है वो एम एस डेल्टा टी फॉर वाटर. तो कॉपर और वाटर दोनों मिलके हीट को ले रहे हैं. ये हीट छोड़ रहा है. चलो वैल्यू डालना है आपको. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन 0.047. स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है आपको एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 100 to 23. चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 100 - 23. चलो कॉपर मास इज गिवन विच इज 0.14. स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर क्वेश्चन में नहीं दिया है मैंने पहले से लिख दिया है 0.386 इंटू 10⁻³ यू कैन राइट 386 जूल में. राइट. सो दिस वैल्यू इज 386. कॉपर का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 20 से हुआ है 23. तो चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 23 - 20. यहां पे कभी आंसर नेगेटिव में नहीं लाना है आपको पॉजिटिव ही लाना है बिकॉज आपने ऑलरेडी कंसेप्ट कंसीडर कर लिया है कि एक ने हीट छोड़ा है दूसरे ने हीट लिया है. तो यहां पे हाई माइनस लो टेम्परेचर ही आपको रखना है. राइट. डोंट पुट 20 - 23 गलत हो जाएगा. चलो पानी कितना है 0.25. पानी का स्पेसिफिक हीट आपको क्वेश्चन में दिया है 4180. मैंने 1000 मल्टीप्लाई कर लिया. पानी का भी कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है 23 - 20. अब पहले ये मल्टीप्लीकेशन बताओ 77 इंटू 0.047 3.619. चलो ये मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 386 इंटू 0.14 कितना
चलो ये वैल्यू 0.25 इंटू 4180 इंटू 3 3135, चलो प्लस करो दोनों को और नीचे 3.619 डिवाइड कर दो। ये कितना आ रहा है? डिवाइड करो 3.619 91105 जूल पर केजी केल्विन। तो दैट्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। जूल में आंसर है हमारा, बिकॉज हमने ये वैल्यूज जूल में डाल दिए थे। कौन सा वैल्यू? ये स्पेसिफिक हीट हमने जूल में रखे थे, तो आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा, राइट। हमने यहां पे ये वैल्यूज जूल में डाल दिए थे। दिस वाज 386 जूल पर केजी केल्विन एंड दिस वन इज 4180 जूल पर केजी केल्विन। सो वी हैव प्लेस्ड द वैल्यू इन जूल यूनिट। अंडरस्टूड? तो कैलोरीमेट्री के कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बॉडी हीट लॉस करेगा, दूसरे बॉडी हीट को गेन करेंगे। जितना हीट एक बॉडी लॉस करेगा उतना ही हीट दूसरा बॉडी क्या करेगा? गेन करेगा। तो दैट्स अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखो, चलो अगला सवाल आ रहा है हीट ट्रांसफर के बेस्ड। व्हेन 0.15 kg आइस at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kg water at 50 degree. What you are doing? You have 0.15 kg आइस कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री पे, और इसे आपने मिक्स कर दिया किसके साथ? 0.30 kg वाटर के साथ, जो कितने टेम्परेचर पे? 50 डिग्री पे है। ऐसा करने से यू गॉट द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 6.7 डिग्री। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? देखो भाई, आइस और पानी को मिक्स करोगे तो फाइनल क्या बनेगा? आइस के पानी बनेगा ना, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री था, तो फाइनली पानी बनने वाला है। कितना पानी बना होगा बताओ? आइस कितना था? 0.15, पानी कितना था? 0.30। दोनों को प्लस करो, व्हाट यू विल गेट? 0.50 प्लस 0.30 kg वाटर, और ये वाटर कितने टेम्परेचर पे अपना? 6.7 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है व्हाट इज द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या बताना है आपको? व्हाट इज द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ध्यान से देखना। तो यहां पे गर्म ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्वियसली वाटर। तो ये वाटर क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा। ठंडा ऑब्जेक्ट कौन होगा? आइस। आइस क्या करेगा? उतने ही हीट को गेन करेगा, राइट। और दोनों में से क्या हो रहा है? इसमें से भी फाइनली 0.15 kg वाटर बन गया होगा कितने टेम्परेचर पे? 6.7 डिग्री सेल्सियस पे। और इसमें से भी पानी का टेम्परेचर घट के कितना हो चुका है? 6.7 हो चुका है, क्योंकि तब तक हीट ट्रांसफर होता ही रहेगा जब तक टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। तो दोनों में से क्या बन चुका है? पानी बन चुका है। सो व्हाट वी विल राइट? वी विल सिंपली राइट हियर हीट loss by water must be equal to heat gain by ice। अब बेटा ध्यान से समझना, आइस जो हीट गेन कर रहा है ना, वो दो स्टेप में यूज होगा। पहला स्टेप, 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस था वो मेल्ट होके क्या बनाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाएगा। और जब वाटर बन जाएगा उसके बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टेम्परेचर बढ़ा के कहां तक ले जाएगा? 6.7 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। मतलब आइस को जो हीट मिल रहा है वो हीट दो काम में आ रहा है। पहला तो आइस को मेल्ट करने में जाएगा जहां पे लेटेंट हीट आता है, फेस चेंज करता है, और दूसरा जो बाकी बचा हीट है वो टेम्परेचर बढ़ा के 6.7 तक ले जाएगा, राइट। और पानी का जो टेम्परेचर है, पानी का जो हीट लॉस हुआ है वो डायरेक्टली उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो यहां पे हम क्या हो रहा है? डायरेक्टली यहां पे पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पानी के लिए क्या हो रहा है मुन्ना? यू हैव 50 डिग्री सेल्सियस वाटर, और वो वाटर 50 से कहां पे आ गया? 6.7 डिग्री पे आ गया। तो यहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एमएस डेल्टा टी। किसके लिए? वाटर के लिए। यहां पे फेस चेंज हुआ आइस से वाटर। क्या हुआ यहां पे? फ्यूजन। फ्यूजन जब होता है तो क्या यूज करते हैं? एम इंटू एल। कौन सा? लेटेंट एंथैल्पी फ्यूजन का, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है। बाकी बचे पार्ट से क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या करेंगे? एमसी डेल्टा टी।
राइट, समझना ध्यान से वैल्यूज कैसे डालने हैं। चलिए 50 डिग्री सेल्सियस में कितना पानी था आपके पास? 0.30। पानी का स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दिया है 4186, और ये पानी का टेम्परेचर 50 में से कितना हुआ है? 6.7। तो चेंज इज 50 माइनस 6.7। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो पानी था आपका उसका इस पानी में अगर आप बर्फ डाल दोगे तो बर्फ डालने से ये पानी ठंडा होकर 6.7 पे आया, तो इसने कितना हीट लॉस किया? ms डेल्टा टी। वो हीट इसने लॉस किया वो किसको मिला? बर्फ को। वो हीट लेके पहले बर्फ पिघली, और फिर बर्फ पिघलने के बाद जो पानी बना उसका टेम्परेचर बढ़ के कहां तक पहुंचा? 6.7 तक पहुंचा। अंडरस्टूड? ओके, सो व्हाट इज द मास ऑफ द आइस? ये पूरा आइस का डेटा है। कितना है आइस का मास? 0.15 kg। लेटेंट हीट हम फाइंड करेंगे। आइस के पिघलने से पानी भी कितना बना होगा? 0.15। पानी का स्पेसिफिक हीट कितना था? 4186, और यहां पानी का टेम्परेचर 0 में से कितना हुआ है? 6.7 हुआ है। तो यहां पे पानी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 6.7 माइनस 0, यहां पे 50 माइनस 6.7। चलो सॉल्व करते हैं इसको। दिस विल बी 0.30 इंटू 4186 इंटू 50 माइनस 6.7 वुड बी 43.3, should be equal to 0.15 LF plus 0.15 into 4186 into 6.7। चलो वैल्यू बताओ ये कितना आ रहा है? 0.15 LF, ये वैल्यू 42। सामने लो इसको, सबट्रैक्ट करो कितना हो रहा है? सबट्रैक्ट करो कितना हो रहा है? 50 डिवाइड बाई 0.15 करो, कितना आ रहा है? डिवाइड बाई 0.15 करो। चलो 3 3 6 1 पॉइंट, इतना ज्यादा आया जूल पर केजी। किलो जूल में लिखो इसको 334.46 किलो जूल पर केजी। तो दिस मस्ट बी द आंसर। इज इट राइट? तो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये आपने एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया कैलोरीमेट्री का। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट चलो पढ़ो क्या कहा है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस। भाई तुम्हारे पास क्या था पहले? यू हैड 3 kg आइस, यू हैड 3 kg आइस कितने टेम्परेचर पे था? -12 पे। केप्ट इन अ कैलोरीमीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री। तो बाप रे, इसमें से तुमको क्या करना है? स्टीम बनाना है 100 डिग्री पे। इसमें से आपको क्या करना है? यू वांट टू कन्वर्ट दिस टू स्टीम। अब डायरेक्टली तो स्टीम बनेगा नहीं। जब आप इसको हीट दोगे तो पहले तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आइस का टेम्परेचर बढ़ के 3 kg आइस कहां तक आएगा? 0 डिग्री पे आएगा। फिर आइस को और हीट दोगे तो ये आइस मेल्ट होकर क्या बनाएगा? 3 kg पे पानी बनाएगा। कितना टेम्परेचर होगा? 0 डिग्री। फिर आप पानी को और गर्म करोगे तो आप पानी का टेम्परेचर बढ़ना चालू होकर कहां तक जाएगा? 100 डिग्री। और फिर पानी को जब और हीट दोगे तो पानी फाइनली क्या हो जाएगा? स्टीम बन जाएगा एट 100 डिग्री। तो इतने स्टेप में आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स कॉल इट Q1, Q2, Q3, Q4। सारे हीट को ऐड करना पड़ेगा आपको। चलो पहले Q1 की बात करते हैं। Q1 में क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पे? ms डेल्टा टी। किस स्टेट में? आइस का। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट किसका लेंगे? आइस का। कितना मास है? 3 kg। आइस का स्पेसिफिक हीट आपको दिया होगा। देखो हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये रहा 2100, ये रहा वैल्यू। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है?
0 -12। कोई भी हीट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है? -12 से 0, मतलब कितना चेंज हुआ? 12 का चेंज हुआ, राइट। कितना वैल्यू आ रहा है? चलो Q1 डन। मैंने सारा ऊपर लिख दिया है Q1 क्या है, Q2 क्या है, तो वापस यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। चलो Q2 क्या हो रहा है? Q2 चेक करो, आइस में से वाटर बन रहा है, फ्यूजन हो रहा है ना, आइस में से वाटर फ्यूजन हो रहा है। डायरेक्टली क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू ml, एल ऑफ फ्यूजन। जहां पे फेस चेंज, जहां पे टेम्परेचर बदलता है वहां पे ms डेल्टा टी, और जहां पे स्टेट बदलता है वहां पे ml। यहां पे फ्यूजन हो रहा है तो mlf ला लेंगे। कितना मास है? 3 kg। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? 3.35 इंटू 10 पावर 5। व्हाट इज द वैल्यू? इंटू 10 पावर 5 कर दो। हाउ मच? 1,005,000 जूल। चलो Q2 आ गया। Q3 पे चलते। Q3 में आपको वाटर को गर्म करके 100 ले जाना है, वापस टेम्परेचर बदला, ms डेल्टा टी। Q3 ms डेल्टा टी बटा कौन है? वाटर है। कितना मास है? 3 kg। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? 4186। टेम्परेचर 100 करना है 0 में से, मल्टीप्लाई 1,255 800 जो ले आ गया Q3। चलो Q4। Q4 में क्या हो रहा है? 100 से 100 ही हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है तो ml। स्टीम, वाटर से क्या हो रहा है? स्टीम हो रहा है, मतलब वेपराइजेशन। तो यहां पे फ्यूजन था और यहां पे वेपराइजेशन। मास इज 3 kg and latent heat of vaporization is given here. Here latent heat of steam 2.256 into 10 पावर 6 मल्टीप्लाई करके 10 पावर 6 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 6 7। तो टोटल हीट सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो। देयरफॉर टोटल हीट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। चलो बड़े प्यार से इसको आराम से प्लस करो, सारे हीट को प्लस करो। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना था? हाउ मच इज द आंसर? है 9104,400 9104,400 जूल। तो आंसर आ जाएगा आपका 9.104 इंटू 10 पावर 6 जूल। दैट शुड बी आवर आंसर, फाइनल आंसर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। मैंने यहाँ पे सारे स्टेप लिख दिए कि हीट सप्लाई करने से पहले तो आइस का टेम्परेचर -12 से 0 आएगा, टेम्परेचर बदला मतलब ms डेल्टा टी। फिर और हीट सप्लाई करने से आइस विल मेल्ट टू गिव यू द वाटर एट 0 डिग्री, फेस बदला मतलब Q इक्वल टू ml, राइट। और जब आप इसको गर्म करोगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री पहुंचेगा, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, बिकॉज टेम्परेचर बदला है। वापस जब आप पानी को गर्म करोगे स्टीम बनेगा, खाली फेस चेंज हुआ है, Q इक्वल टू ml। अगर ऐसा कहता ना कि स्टीम बनाना है 120 डिग्री पे, तो यहां से स्टीम को और गर्म करते और एक और स्टेप आता है ms डेल्टा टी फॉर स्टीम, बट आपको स्टीम 100 डिग्री पे ही चाहिए, तो फिर वो वापस ms डेल्टा टी आने वाला नहीं है। ये बात समझ में? इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? नो? फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलो, what is the temperature of steel copper junction in the steady state of the system? फिगर आपको ऐसे दिया था, इसमें ये स्टील का रॉड है, ये कॉपर का रॉड है, बाहर ऐसे इंसुलेशन है। दिस इज अ कंप्लीट इंसुलेशन। स्टीम रॉड के एक तरफ जो भी बॉडी है उसका टेम्परेचर आपको दिया है करीब 300 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर रॉड के पास जो बॉडी है उसका टेम्परेचर आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन? ये टेम्परेचर क्या होगा बताओ? आई विल कॉल दिस हाई टेम्परेचर एज T1 एंड लो टेम्परेचर एज T2। मुझे जंक्शन टेम्परेचर बताना है क्या होगा।
बाकी सारा डेटा आपके पास है, आप देख लो। चलो लेंथ ऑफ स्टील रॉड, स्टील रॉड का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, कॉपर रॉड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज डबल देन एरिया ऑफ कॉपर रॉड। तो लेट्स से एरिया ऑफ कॉपर रॉड इज ए, तो स्टील का एरिया उससे डबल है 2a, स्टील का एरिया डबल है तो उसको 2a ले लो, राइट। कंडक्टिविटी भी दिया है, देखो थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज 50.2 जूल पर व्हाटएवर, ऐसा ही मैं लिख देता हूं यहां पे, ओके। ऐसा इज द परफेक्ट यूनिट है, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। इस पे ध्यान देना, केल्विन पे ध्यान देना थोड़ा, ओके। चलो यहां पे कॉपर का कंडक्टिविटी दिया है आपको, कॉपर कंडक्टिविटी इज 385। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? What will happen? Heat will flow from high temperature to low temperature. Which mode of heat transfer will take place? Conduction, convection, के radiation? Obviously conduction, because both are good conductor of heat. Tell me, कुछ heat यहां से आएगा, will the same heat flow from the copper or different heat will flow from the copper? Obviously same heat, because there is only one path for heat flow. So there is same heat flowing from both the copper as well as the steel. इसी से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So we write here heat conducted by steel rod is equal to heat conducted by copper rod। चलो कंडक्शन मैंने लिखा है, कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कंडक्शन में लिख देता हूं, हीट बाय स्टील रॉड इज इक्वल टू हीट बाय कॉपर रॉड। फॉर्मूला क्या है कंडक्शन का, के ए T2 माइनस T1 बाई एल। ये सारा डेटा हम लिखेंगे स्टील के लिए, शुड बी इक्वल टू के ए T2 माइनस T1। ये सारा डेटा हम रखेंगे किसके लिए, कॉपर के लिए। बड़े ध्यान से वैल्यू रखना, कुछ गलत ना हो जाए। कंडक्टिविटी ऑफ स्टील 50.2, एरिया ऑफ स्टील 2a। चलो स्टील रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो स्टील रॉड इतना है, उसका हाई टेम्परेचर साइड 300 है, उसका लो टेम्परेचर साइड जंक्शन टेम्परेचर है जो आपको फाइंड करना है। स्टील रॉड का हाई टेम्परेचर 300 है, लो टेम्परेचर जंक्शन का है जो आपको फाइंड करना है। तो स्टील रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होगा 300 माइनस जंक्शन टेम्परेचर, और स्टील रॉड का लेंथ है 0.15। सारा डेटा रख दिया स्टील के लिए। चलो कॉपर में आ जाओ। कॉपर कंडक्टिविटी इज 385, कॉपर एरिया इज ए। चलो कॉपर के लिए हाई टेम्परेचर कौन सा, लो कौन सा, तो ये रहा कॉपर रॉड। कॉपर रॉड के लिए ये हाई टेम्परेचर होगा और ये लो टेम्परेचर होगा। तो कॉपर रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T माइनस 0। इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस 300 माइनस T, इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0। दिस वुड बी T माइनस 0। और कॉपर के रॉड का लेंथ आपको दिया हुआ है 0.10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर रखोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? ओके। कौन है ये पागल? चलो वैल्यू डाल दो फटाफट। ए यहां से कैंसिल करो। ये वैल्यू कितना आया आपका, ये वैल्यू बताओ। 50.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.15, 200800। ए डू वन थिंग, यहां पे इसको 2 से कट करो, इसको 3 से कट करो, टाइम पास मत करो। ये 2 ऊपर ले लो, 385 नीचे लो। व्हाट यू विल गेट, 50.2 इंटू 2, 2 ऊपर आ गया, 3 ऑलरेडी है, यहां से 385 को नीचे लो। ये बच गया आपके पास खाली टी। यहां पे कहा गया 300 माइनस टी था, यहां पे क्या बच गया, खाली टी। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, हाँ 0.1738। लेट्स राइट 0.174, 300 माइनस टी, अटेंशन एवरीवन, इज इक्वल टू टी। ध्यान यहां पे सबका। नाउ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हमने यहां पे टेम्परेचर सेल्सियस में डाला है,
और आपका जो कंडक्टिविटी का यूनिट था ना वो केल्विन में था. So you will have to put your temperature in Kelvin unit, otherwise आपका आंसर कैसा आएगा? गलत आएगा. तो 300 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? केल्विन में होगा ये 573 केल्विन, और ये केल्विन में कितना होगा? दिस विल बी 273 केल्विन. तो यहां पे भी हमें जीरो की जगह क्या रखना पड़ेगा? 273, अदरवाइज आवर आंसर विल बी 100% रॉन्ग. दिस विल बी T minus 273. ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट. ये कितना था आपका? 573. हाँ, टेक्स्ट बुक में सेल्सियस ही लिया था. आ गया था उनका आंसर. चलो कोई नहीं, इसे सॉल्व करो, विल सी द आंसर. वेरिएशन आ रहा है कि सही मारा? चेक कर दे. इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई दिस. हाँ, वैसे भी कंडक्टिविटी दोनों तरफ है तो यूनिट तो उड़ ही जाएगा. एक मिनट उसके बीच सेम कंडक्टिविटी दोनों तरफ है, यूनिट कैंसिल ही होने वाला है क्योंकि दोनों तरफ कंडक्टिविटी है ना, यूनिट विल कैंसिल. मैं वापस थोड़ा सा भूतकाल में चला जाता हूं. ओके, आ गया है? एक और बार करो, एक और बार बस. चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये? 52.1 माइनस 0.1740 इक्वल टू टी. इसको सामने ले लो, ये हो जाएगा 1.174t. सामने जाएगा +1 हो जाएगा. डिवाइड करो चलो इससे. 4.4 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट आंसर. तो लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का? लॉजिक है कि गर्म ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करेगा. सॉरी, गर्म ठंडे में से बाहर आ जाओ. जितना हीट यहां से आएगा उतना ही हीट आगे कॉपर में से भी कंडक्ट होगा. अंडरस्टूड? तो दोनों के लिए कंडक्शन का फॉर्मूला रखना. इसके लिए टेम्परेचर होगा 300 माइनस टी, इसके लिए T minus 0, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नेक्स्ट. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि एन आयरन बार, थोड़ा बड़ा कर दे इसको. देयर इज एन आयरन बार ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, कंडक्टिविटी 79, एंड अ ब्रास बार, लेंथ सेम है 0.1, एरिया भी सेम है 0.02, एंड कंडक्टिविटी अलग है 109. दे आर सोल्डर्ड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर. तो दोनों रॉड को आपने इस तरह से एंड टू एंड जोड़ा हुआ है. ये एक रॉड और दूसरा रॉड उतने ही साइज का. आपने दोनों को एंड टू एंड जोड़ा है, राइट? दिख रहा है दोनों सेम. तो आपने दोनों को एंड टू एंड जोड़ दिया इस तरह से. एक तरफ कौन सा रॉड है? ये आयरन है भैया जी. चलो, एक तरफ आयरन रॉड है, एक तरफ ब्रास का रॉड है. ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है. लेट मी कॉल इट 1 एंड इट इज 2. दोनों का लेंथ सेम है जो दिया हुआ है आपको 0.1 मीटर. दोनों का एरिया भी सेम है जो दिया है आपको 0.02 मीटर स्क्वायर. दोनों का कंडक्टिविटी अलग है. आयरन का कंडक्टिविटी दिया है आपको 79 वॉट पर मीटर केल्विन, और ब्रास का कंडक्टिविटी दिया है आपको 109 वॉट पर मीटर केल्विन. फाइंड क्या करना है? द फ्री एंड्स ऑफ द आयरन बार एंड ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट 373 एंड 273 केल्विन. तो दोनों तरफ अलग अलग टेम्परेचर आपने लगा के रखे. यहां पे टेम्परेचर है 373 केल्विन और यहां पे टेम्परेचर है 273 केल्विन. यहां पर है कितना टेम्परेचर? 373 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस. अगेन द सेम फंडामेंटल विल टेक प्लेस. हीट विल फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर साइड. द सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. आपको फाइंड करना है द टेम्परेचर जंक्शन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड द हीट करंट. आपको सबका एक्सप्रेशन बनाना है और फिर वैल्यू फाइंड करना है. डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालना है. पहले क्या करना है? आपको सबका एक्सप्रेशन बनाना है. पहले क्या करना है? सबका एक्सप्रेशन बनाना है और फिर आपको वैल्यू कंप्यूट करना है. चलो आ जाओ, वन बाय वन सॉल्व करते. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द जंक्शन टेम्परेचर.
Let's talk about junction temperature. पहला आंसर, right? So let's say this temperature is T1, this temperature is T2 and junction temperature is T. लॉजिक क्या होगा बेटा, जितना हीट आयरन में से आ रहा है, जितना हीट करंट आयरन में से होगा उतना ही हीट करंट ब्रास में से भी होगा. चलो हीट करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? के ए T1 माइनस टी. इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? T1 माइनस टी डिवाइड बाई L1 शुड बी इक्वल टू K2. A2 इसका टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T2 डिवाइड बाई L2. अंडरस्टूड? ओके. क्या सेम है वो चेक करो. एरिया सेम है, लेंथ सेम है, कट करो. एरिया सेम, लेंथ सेम. बचा क्या यहां पे? K1 T1 माइनस K1 T इक्वल टू K2 T माइनस K2 T2. आपको फाइंड करना है जंक्शन टेम्परेचर T. K1 को सामने ले लो, दोनों में से T कॉमन निकाल लो. K1 T प्लस K2 T, T कॉमन निकाल लिया. इसको इस तरफ ले लो, K1 T1 प्लस K2 T2. समझे कि ना? तो पहला फॉर्मूला आ गया, जंक्शन टेम्परेचर K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2. एक ओके. अब वैल्यू डाल देते हैं. लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ. तो जंक्शन टेम्परेचर T वुड बी इक्वल टू K1 कितना है? K1 79 and T1 is 373. K2 is 109. T2 is 273 divide by K1 प्लस K2. चलो सॉल्व करो. पहला वैल्यू बताओ. 79 इंटू 273 373 29 4. ये वैल्यू 297 डिवाइड बाई, प्लस करके डिवाइड करो. टेल मी जंक्शन टेम्परेचर इन केल्विन. 315 केल्विन. 315 पॉइंट. चलो पहला सॉल्व. अब सेकंड क्या फाइंड करना बेटा आपको? सेकंड आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अब ये ध्यान से देखना बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब है कि अगर आपको दोनों ब्लॉक को हटा के एक ही ब्लॉक लगाना है इतने टोटल डायमेंशन का, तो वो टोटल डायमेंशन का ब्लॉक कितनी कंडक्टिविटी का होना चाहिए ताकि आपको सेम हीट मिले जितना आपको यहां मिल रहा है. अब 10th में करते थे ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. दो रेजिस्टेंस हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना, तो वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? करते थे कि नहीं? इसको भी सेम ऐसे ही करना है. अब इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो. एक टेक्स्ट बुक का मेथड और एक जो हमने थर्मल रेजिस्टेंस सीखा था L/K, वो वाला मेथड. दोनों से आपका आंसर आएगा. पहले टेक्स्ट बुक मेथड देखते हैं. राइट. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब है कि यहां पे ना आपको एक इक्विवेलेंट ब्लॉक लगाना है मेटल का. अगर हम एक ओवरऑल ब्लॉक ऐसे लगाते हैं यहां पे, थोड़ा सा इसको आई वी कैन अंडरस्टैंड. ये जो है ना, ये इक्विवेलेंट ब्लॉक है. ये क्या है? इक्विवेलेंट ब्लॉक है. और ये इक्विवेलेंट ब्लॉक को जब आप कनेक्ट करोगे ना, इट शुड कैरी द सेम अमाउंट ऑफ हीट जो ये दोनों मिलके कैरी कर रहे थे. तो सेम अमाउंट ऑफ हीट शुड फ्लो. राइट. तो दोनों को हटा के एक ही ब्लॉक लगा देना है, सेम हीट मिलना चाहिए आपको. So we write for the equivalent conductivity. Second one, equivalent conductivity. So we write here the block of overall dimension. बेटा overall dimension में लेंथ क्या हो जाएगा? 2L, क्योंकि दोनों ब्लॉक का लेंथ L था.
तो ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल डायमेंशन विल बी द ब्लॉक ऑफ ओवरऑल डायमेंशन ऑफ लेंथ 12 एंड एरिया विल बी सेम, एरिया ए, वो छोटा हो गया ए, एरिया ए should conduct the same amount of heat, should conduct same amount of heat when given a same temperature difference, given same temperature difference। तो बेटा लॉजिकली क्या बनेगा आपका, जितना हीट रेट आपको आयरन ब्लॉक में से मिल रहा था वही सेम हीट रेट, जितना हीट रेट आपको आयरन ब्लॉक में से मिल रहा था वही सेम हीट रेट आपको इक्विवेलेंट में से, हीट रेट को एच लिखेंगे, जितना एच आयरन में से मिल रहा था वही सेम एच आपको कहां से मिलना चाहिए, इक्विवेलेंट में से भी मिलना चाहिए। कुछ आई बात समझ में, जितना एच यहां से जा रहा था ना वही एच आपको यहां से मिलना चाहिए, तो इसे हम इक्विवेलेंट ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, अब आयरन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लेट्स यूज द फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला क्या होगा, K1, आयरन को हमने 1 दिया था, बड़ा शुभ था, A1, आयरन का टेम्परेचर डिफरेंस था T1 माइनस टी, T1 माइनस टी, टी वॉज जंक्शन टेम्परेचर, डिवाइड बाय उसका लेंथ था L1, शुड बी इक्वल टू, इक्विवेलेंट ब्लॉक के लिए, अकेले एक ब्लॉक के लिए लेट्स से कंडक्टिविटी इसके, उसका एरिया क्या था, A1 जितना ही था, एरिया वॉज सेम एज A1, एरिया वॉज सेम, क्योंकि दोनों ब्लॉक का एरिया कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जितना एरिया यहां पर है उतना ही एरिया यहां रहेगा, तो एरिया दोनों का कैसा रहना है, सेम। उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2, किसके लिए, इक्विवेलेंट के लिए, इक्विवेलेंट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T1 माइनस T2, इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, T1 माइनस T, जंक्शन टेम्परेचर। ओके, डिवाइड बाय उसका लेंथ क्या है, डबल है, इक्विवेलेंट का लेंथ क्या है, डबल है, चेक इट आउट, डबल लेंथ, एरिया सेम, एंड शुड कंडक्ट द सेम हीट। क्या कट हो जाएगा, L1 कट, एरिया कट, यू आर गेटिंग हियर K1 T1 माइनस T इक्वल टू K by 2 T1 माइनस T2। नाउ यू हैव द फॉर्मूला ऑफ जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या आया था, याद है आपको, K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, भूल भी गए, अभी तो आगे डिराइव किया, जंक्शन टेम्परेचर का फॉर्मूला, यहां पे क्या होगा, K by 2 T1 माइनस T2, K by 2 T1 माइनस T2। ओके ओके, चलो अब यहां पे एलसीएम लेना है आपको, ध्यान से काम करना, सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ब्रैकेट ओपन करो, यहां पे हो जाएगा T1 K1 प्लस T1 K2 माइनस K1 T1 माइनस K2 T2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 शुड बी इक्वल टू K बाई 2 T1 माइनस T2, T1 K1 कट, इन दोनों में से देखो K2 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, T1 माइनस T2, तो यू विल राइट हियर K1 इंटू T1 माइनस T2 और क्या कॉमन निकल गया, K2, और नीचे क्या है, K1 प्लस K2, नीचे क्या है बेटा, K1 प्लस K2 शुड बी इक्वल टू K बाई 2 T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कट, दोनों तरफ से पूरा ब्रैकेट गया, पूरा ब्रैकेट गया, बचा यहां पे K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K बाई 2, तो यू गॉट योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2 डिवाइड बाय, लो आ गया फॉर्मूला। बुक में आप देखना, बुक में डायरेक्ट ना इस स्टेप के बाद ये स्टेप है सीधा, सवाल के बाद जवाब, बीच में कुछ नहीं। ठीक है, चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। सर आंसर वुड बी इक्वल टू, एक था 109, दूसरा था 79, राइट, क्या आंसर आएगा, 91.6 यूनिट क्या बनेगा, वॉट पर मीटर पर केल्विन, जो K1 K2 का है सेम यूनिट आपको लिखना है। डन डन। यू वुड ऑल्सो लाइक टू फाइंड आउट द
फॉर्मूला फॉर द हीट ट्रांसफर, फॉर्मूला फॉर द हीट ट्रांसफर, वो भी फाइंड कर लेंगे। चलो पहले इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। मेथड 2 फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स ओनली। मेथड 2, सो वी हैव सीन थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L बाई के। थर्मल रेजिस्टेंस हमने लिखा था थियरी में, थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाई के ए। यू आर रिटन लाइक दिस। अब आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें दोनों ब्लॉक कैसे थे, सीरीज में थे। तो सीरीज में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 10th में आपने सीखा होगा, R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा L1 बाई K1A1, ये हो जाएगा L2 बाई K2A2। और ये इक्विवेलेंट ब्लॉक आपका ये था, उसका लेंथ क्या था डबल, इनका लेंथ क्या था LL, एरिया सबका सेम था। तो इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, L की जगह में लिखूंगा 2L K बाई ए, लेंथ उसका डबल है इक्विवेलेंट का। ये L1 L2 सब कुछ सेम है, उसको कट करो, L1 L2 एंड L ऑल थिंग्स आर सेम। तो यहां बचा, एरिया भी कट कर दो, एरिया भी सेम है सबका। यहां बचा 2 बाई के, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। टेक एलसीएम, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 इंटू K2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, K इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2 डिवाइड बाई, ओ लो आ गया आंसर। ले शॉर्ट में कितना मस्त मेथड है ये, सस्ता मेथड। सस्ता मेथड स्कूल के एग्जाम में करते हैं ना, महंगा पड़ जाता है, तो इसलिए बेटा सर हर एक स्कूल के पेपर थोड़ी मैं चेक करता हूं, है ना। चलो, नाउ यू आल्सो वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये क्वेश्चन में जान बाकी है। चलो थर्ड वन, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर फाइंड करने के लिए आप थोड़ा बुद्धि लगाओ, जितना आपके पास है थोड़ा सा ही है, पूरा लगा दो। तो हीट ट्रांसफर के लिए आप इक्विवेलेंट ब्लॉक को यूज करो। अब हीट ट्रांसफर के लिए क्या यूज करो, इक्विवेलेंट ब्लॉक यूज करो, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। जो आपको वापस जंक्शन टेम्परेचर रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट ब्लॉक को यूज करो, बट आई विल राइट H इज इक्वल टू हीट कंडक्शन रेट फ्रॉम इक्विवेलेंट ब्लॉक। चलो फॉर्मूला यूज करेंगे हीट कंडक्शन का, इक्विवेलेंट ब्लॉक, ध्यान से कोई गलती ना हो। फॉर्मूला क्या होता है हीट कंडक्शन का, K A इक्विवेलेंट ब्लॉक T1 माइनस T2, इक्विवेलेंट ब्लॉक का लेंथ था 2L। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द इक्विवेलेंट ब्लॉक। उसका लेंथ क्या था 2L, यहां पे क्या टेम्परेचर था T1, यहां पे क्या टेम्परेचर था T2। So I use the formula of equivalent block. Okay, we have the equation of equivalent conductivity 2K1 K2 divided by K1 plus K2 into A T1 minus T2 divided by 2L, 2 cancel, put the values now। पहले फॉर्मूला बना लिया आपने, वो बता दो कि फॉर्मूला बन चुका है। So divide, this is the formula for the कंडक्शन रेट। यह आप क्या कंडक्शन रेट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है कंडक्शन रेट का, राइट। अब इसमें वैल्यू डालो फाइनली। सो H विल बी इक्वल टू K1 था 109 प्लस 79, एरिया था 0.02 मुझे जहां तक डेटा याद है। T1 था 373, ये था 273। लेंथ कितना था, लेंथ क्या था, 0.1 मीटर, पुट इट या 0.1 मीटर। बता चल मुन्ना आंसर, इसका आंसर कितना आएगा 45.8। ये तुम कट करोगे तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 0.2, है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100। आंसर 916.06, 916 डाल दो ना, वॉट 916 कर दो चलेगा। सो दैट्स अ फाइनल आंसर। देखो 3 स्लाइड का क्वेश्चन था ये,
सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. पहले जंक्शन टेम्परेचर, दोनों का हीट ट्रांसफर सेम लेके जंक्शन टेम्परेचर आराम से सॉल्व करके फॉर्मूला लाकर वैल्यू डालना है. फिर इक्विवेलेंट ब्लॉक, तो इक्विवेलेंट ब्लॉक के लिए क्या लॉजिक यूज करना है कि जितना हीट एफई में से आ रहा है उतना ही हीट इक्विवेलेंट ब्लॉक से जाना चाहिए, जिसका लेंथ क्या होगा, टोटल होगा, डबल एरिया विल बी सेम, राइट. तो जितना हीट ट्रांसफर इतना इसका है, इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, T1 माइनस टी. सेम गोज फॉर दिस ब्लॉक, T1 माइनस T2, राइट. लेंथ में ध्यान रखना है, उसका लेंथ कितना रखना है आपको, डबल रखना है. मैं मार्क कर लेता हूं उसको लाल कलर से, तो डेंजर का निशानी है. यहाँ लेंथ क्या रखना है आपको, 12 रखना है इक्विवेलेंट के लिए. सॉल्व करा आपने, आराम से सॉल्व करके फॉर्मूला निकाल लिया आपने. देन पुट द वैल्यू, एंड लास्ट में जो आपको हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, वो हीट ट्रांसफर के लिए आप इक्विवेलेंट ब्लॉक यूज कर लो, तो आपका फॉर्मूला इजीली बन जाएगा. अगर आप एफई और उसका फॉर्मूला भी यूज करते हैं ना, सपोज मान लो कि आप ये हीट ट्रांसफर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते ना, ये तो एक क्वेश्चन आगे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते K1 A1 by L1 T1 माइनस, यू वुड गेट द सेम आंसर. बट यहां पे आपको ये T वाला फॉर्मूला वापस ये रखना पड़ता है ऊपर आके, ये वापस यहां रख के सॉल्व करना पड़ता है. एट द एंड तो आप कहां पहुंचते, इधर ही पहुंचते. सो बेटर इज टू डायरेक्टली टेक द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बेटर इज टू डायरेक्टली टेक द इक्विवेलेंट ब्लॉक टू फाइंड द हीट ट्रांसफर, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने फाइंड करा है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा. Got it? Last question of the exercise. Example. And the last question is, चलो most important question. अब क्या ही बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है ये, समझदार को इशारा काफी. There is a pan. There is a pan. Pan filled with a hot food. And this pan cools from 94 to 86 in 2 minutes. तो एक गरम पैन है जो 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा पड़ गया कितने टाइम में, 2 मिनट में. सवाल यह है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69. 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स योर आंसर. That's a question, no answer. You have to find out this T. अब देखो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, 94 से 86 मतलब 8 डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री होने में 2 मिनट लगा, तो 2 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, खत्म. 8 डिग्री में 2 मिनट, तो 2 डिग्री के लिए 25 सेकंड, 25 सेकंड कितना आएगा, 15 सेकंड. 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, तो 8 डिग्री के लिए 120 सेकंड, तो 2 डिग्री के लिए कितना सेकंड, 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड आ गया आंसर, 30 सेकंड आंसर है इसका. बट जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि जब ऑब्जेक्ट कूल होता है ना, तो ऑब्जेक्ट कूलिंग के वक्त अगर आप टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हो, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वो एक्सपोनेंशियल आता है. मतलब ऑब्जेक्ट पहले फटाफट ठंडा पड़ेगा, फिर उसका ठंडा होने का रेट स्लो हो जाएगा. तो न्यूटन ने अपने कूलिंग लॉ में क्या कहा था, कल तो मैंने कहा था. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कुछ ऐसा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, बेटा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग. लेट्स पुट सम कांस्टेंट हियर. तो इसके बेसिस के ऊपर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट. ये पता नहीं मिंडा क्यों आ जा रहा है बीच में. चलो नाउ केस 1, पहला केस की बात करते हैं. केस 1, बेटा केस 1 में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है 94 माइनस 86, 8 डिग्री चेंज हुआ. कितने टाइम में हुआ है, 2 मिनट में. पहले केस में बॉडी टेम्परेचर आप कितना लोगे, दिस इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कितना लोगे, बॉडी टेम्परेचर तो 94 से 86 हुआ. हम कौन सा टेम्परेचर लेंगे बॉडी का, 94 लेके 86 ले. यू हैव टू टेक एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना,
तो which temperature you will take? You have to take the average body temperature. तो this T is average body temperature. हाँ मुझे पता है, तुमको आता है कैलसी चलाना. 94 प्लस 86/2 that is what is temperature of surrounding? 20 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया है. चलो सारे वैल्यू यहां पे डाल देते. व्हाट यू विल गेट? हेंस वी विल गेट हियर dt इक्वल टू 8, टाइम इज t, k हमें पता नहीं है. ये हो गया आपका 90 माइनस 20, तो यू गॉट समथिंग हियर 4 इक्वल टू k इंटू 70. तो आपको k का वैल्यू मिला 4/70. कीप इट एज इट इज, कुछ कटवट मत करना, ना ही कोई यूनिट लिखना है. k का वैल्यू हमें मिला 4/70. इस k को हम यूज करने वाले आगे जाके. k वैल्यू मिला. चलो अब चलते हैं केस 2 में. बेटा सेकंड केस में चलो, चले आ जाइए केस 2. मुझे बताइए केस 2 में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है? 71 माइनस 69 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस. केस 2 का टाइम तो हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है. केस 2 में एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या लोगे? 71 प्लस 69/2 दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस. और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. बोला आके ना पूछूंगा एग्जाम में मैं. अगेन यू विल यूज द लॉ dt/dt इक्वल टू k इंटू t माइनस ts. चलो टेम्परेचर चेंज है अभी 2 डिग्री. टाइम आपको फाइंड करना है. k का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, यूज इट हियर. 4/70. एवरेज टेम्परेचर इज 70, दिस इज 20. यू गॉट हियर 2/dt इक्वल टू, कैलसी चलाने मत लग जाओ तो रादर. ये हो गया 50. 5 कट, तो dt वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 20 दैट इज 14/20. 0.7 मिनट. 0.7 मिनट मतलब 42 सेकेंड. दैट्स आंसर. तो तुम्हारा तो 30 सेकेंड आ रहा था ना आंसर, बट एक्चुअल आंसर इज 42 सेकेंड बिकॉज द ग्राफ इज नॉट लीनियर, ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल. तो फटाफट पहले टेम्परेचर वेरी होगा, उसके बाद टेम्परेचर वेरी होना शुरू हो जाएगा. तो दैट्स द एंड ऑफ ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स. अगले क्लास में मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय.